सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर वीके सिंह अपने वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं वह है विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसके पहले वीडियो में मैंने उपवाक्य का जो भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य उसकी चर्चा की थी। आज इस वीडियो का विषय है संज्ञा ये विशेषण आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य तीन भेद होते हैं बच्चों, मैंने बताया था। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है विशेषण आश्रित उपवाक्य। बच्चों, विशेषण पद के बारे में आप बखूबी जानते हैं। विशेषण क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं, बखूबी जानते हैं। आज यहाँ मैं उपवाक्य की चर्चा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उसकी परिभाषा है कि प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा सर्वनाम अथवा संज्ञा पदबंध की विशेषता बताने वाले वाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। यानी जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं प्रधान वाक्य की संज्ञा की विशेषता ही बताते हैं, क्योंकि विशेषण के काम में विशेषता बताना बखूबी आप जानते हैं बच्चों। यहाँ इत्मीनान से थोड़े धैर्य के साथ समझने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है कि आखिर विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है। जैसा कि मैंने इस परिभाषा में बताया कि संज्ञा सर्वनाम अथवा संज्ञा पदबंध की विशेषता बताने वाले वाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब मिश्र वाक्य लिखा जाएगा उसमें उपवाक्य की स्थिति होगी और जो प्रधान होगा उसमें संज्ञा की विशेषता बताई जा रही होगी। इस परिभाषा का यही अर्थ हुआ जो बखूबी मैंने आपको समझाया। क्योंकि जब तक हम इस मौलिक तथ्य से परिचित नहीं होंगे कि संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, तब उपवाक्य तब तक समझना आसान नहीं होगा। मैंने बखूबी बताया इसके पहले वीडियो में उपवाक्य क्या है, उपवाक्य की पहचान कैसे करते हैं, उपवाक्य के कौन कौन से भेद हैं, और उसी भेदों की श्रृंखला में आज मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ विशेषण आश्रित उपवाक्य की। बच्चों, थोड़ा धैर्य के साथ आप मेरे इस वीडियो में बने रहें। अभी मैंने परिभाषा बताई, अब उदाहरण के माध्यम से ये बातें पुष्ट हो जाएगी कि आखिर विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है और इसे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम वाक्य के हिस्से में प्रश्न करेंगे और प्रश्न के लिए किन शब्दों का सहारा लिया जाएगा। क्योंकि प्रश्न के लिए बहुत सारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ हम जिन शब्दों का सहारा लेंगे उनकी भी चर्चा होगी। और इसके साथ मैं पुनः यह भी ट्रिक बताऊंगा कि आखिर आंख बंद करके भी हम विशेषण आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे। बहुत ही सरल तरीका है, आसान ट्रिक है, इसका भी हम खुलासा करेंगे। बच्चों, ऐसे ट्रिक्स अन्यत्र नहीं मिलते। मैंने आपकी जानकारी के लिए इसे संकलित किया है, एकत्रित किया है और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि बखूबी आप समझेंगे, जानेंगे और इस तरह मेरा वीडियो आपके लिए संतोषप्रद साबित होगा। तो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण है कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अच्छे लोग नहीं होते। एक वाक्य है आपके सामने, जाहिर सी बात है कि मिश्र वाक्य की संरचना है। इसे नहीं तो हम सरल कहेंगे, ना ही संयुक्त कहेंगे, मिश्र तो निश्चित रूप से ही कहेंगे। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अच्छे लोग नहीं होते। उपवाक्य पहचानने में मैंने यह भी बताया था कि वाक्य के जिस हिस्से पर प्रश्न किया जाता है वह प्रधान होता है और जो उत्तर में आता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। अब यहाँ हम प्रश्न करने की बात सोच रहे हैं, प्रश्न करेंगे, प्रश्न कैसे करेंगे। तो बच्चों, विशेषण आश्रित उपवाक्य ढूंढने के लिए जिससे प्रश्न किया जाता है वह है कौन और किन्हें।
इन दो शब्दों से ही प्रश्न किया जाता है खास तौर से। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि संज्ञाश्रित उपवाक्य में प्रश्न करने के लिए अधिकांश तौर पर क्या का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी क्रम में, उसी के समानांतर विशेषण उपवाक्य में जिन शब्दों का सहारा लिया जाता है वह है कौन और किन्हें। इन दोनों का प्रयोग कर प्रश्न किया जाता है और जो उत्तर में आता है वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जिस पर प्रश्न किया जाता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों हम प्रश्न कर रहे हैं। वाक्य है कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अच्छे लोग नहीं होते। हमारा प्रश्न साफ है, मैंने बताया हम कौन से प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने का तरीका होगा कौन लोग अच्छे नहीं होते। कौन लोग अच्छे नहीं होते, यानी प्रश्न वाक्य के इस हिस्से पर हो रहा है, कौन लोग अच्छे नहीं होते। उत्तर क्या आ रहा है, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, यानी अक्सर निंदा करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाक्य के हिस्से पर मैंने प्रश्न भी किया और उसका उत्तर भी आया, जिसे बखूबी आपने देखा, समझा। जाहिर सी बात है बच्चों कि मैंने यहाँ प्रश्न किया था कौन से, तो यह प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और जो उत्तर में आ रहा है कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं यह विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि यह उपवाक्य इस प्रधान की विशेषता बता रहा है। और दूसरी पहचान है बच्चों, जिस तरह मैंने संज्ञा उपवाक्य में बताया था कि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत यानी उसकी प्रारंभिक स्थितियों में की का प्रयोग होता है, ठीक उसी तरह यहाँ जो संबंध बोधक का प्रयोग होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इन दो चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए कि विशेषण उपवाक्य हर हमेशा जो से शुरू होता है और जब हम प्रश्न करेंगे तो कौन और किन्हें शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये दो ऐसी ट्रिक है, दो ऐसी मूल बातें हैं जो किसी को भी याद रखनी चाहिए, तभी आप सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक, तत्परता से पहचान पाएंगे कि आखिर इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है और ये जानकारी आप दूसरों तक भी साझा कर पाएंगे, दूसरों को भी बता पाएंगे। तो बच्चों ये साफ है इस उदाहरण में कि हम प्रश्न कैसे करेंगे, उत्तर कैसे आ रहा है। जो उत्तर में आता है वह विशेषण आश्रित उपवाक्य है, जिस पर प्रश्न कर रहे हैं वह प्रधान उपवाक्य है। और विशेषण उपवाक्य की शुरुआत हर हमेशा जो से होती है। मैंने आपकी विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण चुन कर लाए हैं जिसे देखकर क्षण भर के लिए आप हैरत में जरूर पड़ेंगे, लेकिन आपकी जानकारी और भी विस्तृत होगी। मैंने ऐसा कदापि नहीं किया कि इसी रचना के दो चार उदाहरण आपके सामने लाएं, बल्कि मैंने अलग अलग रचनात्मक स्वरूप के उदाहरणों को संकलित किया है ताकि आप भली भांति पहचानने में सफल हों कि हम विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। बच्चों यहाँ पर यह भी मैं बता दूं कि वाक्य में ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही उपवाक्य हो, एक से ज्यादा उपवाक्यों का भी प्रयोग हो सकता है। ये वाक्य की रचना पर निर्भर करता है, क्योंकि मैंने बताया था वाक्य छोटा भी हो सकता है, वाक्य लंबा भी हो सकता है। ये लिखने वाले पर निर्भर है कि किस तरह उसका रचनात्मक स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करता है। जिसकी लेखनी में जैसा दम होता है वैसा वाक्य लिख दिया करता है। लेकिन जब हम उसके मौलिक तथ्यों से परिचित हैं, मौलिकता को भली भांति समझते हैं, तो हम जान जाएंगे कि आखिर वो कौन सा स्वरूप है, क्या है, कौन सा उपवाक्य है।
तो यहाँ मैंने एक ट्रिक बताई कि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत जो से होती है, कभी कभी जी का भी प्रयोग होता है। इस तरह के संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है नहीं, और हम उसे पहचान लेते हैं। दूसरा उदाहरण लिया जाए बच्चों की, वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। गौर से देखेंगे आप इस उदाहरण को। इस उदाहरण में फर्क है थोड़ा, क्योंकि आप नए हैं, आप वाक्य के रचनात्मक स्वरूप से परिचित नहीं हैं। बावजूद इसके भी इत्मीनान रहना है, घबराना नहीं है, धैर्य के साथ इस वीडियो में बने रहना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो तरीके बता रहा हूं, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, इससे आप भली भांति चाहे जितना भी बड़ा वाक्य हो, आप उपवाक्य की पहचान निश्चित रूप से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आप बने रहे, ध्यान से देखें आप। वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। इससे पहले इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि हम प्रश्न करेंगे। अब प्रश्न है कि इस वाक्य में आप प्रश्न कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि मूल रूप से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वाक्य के 3 हिस्से हैं। नहीं, इस वाक्य की मौलिकता क्या होगी, इसे समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा था कि हम कौन से प्रश्न करेंगे, प्रश्न का स्वरूप क्या होगा, ये देखें, आप गौर करें इस पर। वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है, यानी यदि वाक्य को हम बदल दें तो वह विद्यार्थी बीमार है जो कल अनुपस्थित था, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और जिस तरीके से लिखा हुआ है यह भी सही है, लिखने का अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन हमें पहचानना है कि प्रधान क्या है, आश्रित क्या है। हमारा मकसद यही है, अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना है। यहाँ इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। मेरा उद्देश्य यही है, आपका भी यही उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पर गौर करने की आवश्यकता है। यदि प्रश्न किया जाए कि कौन विद्यार्थी बीमार है, कौन विद्यार्थी बीमार है, तो जवाब आएगा जो कल अनुपस्थित था। इसलिए बच्चों हम लिखेंगे वह विद्यार्थी बीमार है, प्रधान उपवाक्य है। गौर कीजिए, वह विद्यार्थी बीमार है प्रधान उपवाक्य है, और जो कल अनुपस्थित था विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यानी वाक्य का ये हिस्सा और ये हिस्सा एक साथ आ जाएगा और दोनों मिलकर प्रधान हो जाएगा। और वहां पर प्रश्न हो रहा है कि कौन विद्यार्थी बीमार है, तो प्रश्न के तरीके से भी आप समझ गए कि प्रधान क्या है, और उत्तर जो आ रहा है उससे भी स्पष्ट हो गया कि आखिर उत्तर किस तरह से आ रहा है। और जो उत्तर आता है उसे हम तो आश्रित कहते ही हैं, और चूंकि जो लगा हुआ है इसलिए विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि मैंने बताया था कि विशेषण आश्रित उपवाक्यों की शुरुआत जो से होती है, जी से होती है, यानी जो जी जैसे संबंधवाचक सर्वनाम वहां पर मौजूद रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, संज्ञा उपवाक्य की जो प्रारंभिक स्थिति है वो की से शुरू होती है। तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं आपके मस्तिष्क में हमेशा मौजूद होने चाहिए, ताकि आप बखूबी पहचान लेंगे, जान लेंगे कि उपवाक्य क्या है। अब दूसरा उदाहरण लिया जाए बच्चों, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यह वाक्य भी कुछ इसी तरह का है। यहां भी हम प्रश्न कैसे करेंगे इसे भी देख लिया जाए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वह आदमी आज भी आया है, इन दोनों को मिला लिया जाए और तब प्रश्न किया जाए कि कौन आदमी आज भी आया है,
कौन आदमी आज भी आया है, तो जवाब होगा कि जो कल आया था। वह आदमी आज भी आया है। यदि इस पर प्रश्न किया जाए तो जवाब होगा जो कल आया था। जाहिर सी बात है कि वह आदमी आज भी आया है, ये प्रधान हो गया क्योंकि मैंने इस पर प्रश्न किया, और जो जवाब आया जो कल आया था ये आश्रित हो गया, और क्योंकि जो से शुरू है इसलिए विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। यहाँ भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बखूबी आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आप इस वीडियो में बने रहे हैं। तीसरा उदाहरण लिया जाए। मैंने कहा कि तुमने वह कलम खरीदी जो बाजार में सबसे सस्ती है। अब यहाँ पर इन तीनों वाक्यों के स्वरूप को देखिए और इस वाक्य के स्वरूप को देखें, सब में फर्क है। ये सबसे बिल्कुल ही अलग है यह वाक्य। यह भी मिश्र वाक्य ही है, इसमें भी वो उपवाक्य हैं, लेकिन यहाँ जो उपवाक्य हैं एक से अधिक हैं। क्योंकि बच्चों ये भी जानना जरूरी है कि विशेषण आश्रित उपवाक्य महज प्रधान वाक्य की विशेषता ही नहीं बताता, बल्कि वाक्य में आए दूसरे पदों की भी विशेषता बताता है। यहाँ जो विशेषण आश्रित उपवाक्य है प्रधान वाक्य की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि एक दूसरा उपवाक्य है उसकी विशेषता बता रहा है। और बच्चों मैंने यह भी बताया था कि एक वाक्य में एक से ज्यादा उपवाक्य हो सकते हैं, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। बहुत ही गूढ़ बातें हो रही है, लेकिन इसे सहजता और सरलता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। और विचलित न हो, धैर्य के साथ आप बने रहें और बखूबी इस वाक्य को गौर से देखें। मैंने कहा कि तुमने वह कलम खरीदी जो बाजार में सबसे सस्ती है। अब यहाँ प्रश्न कैसे होगा, प्रश्न कहाँ पर होगा? तो प्रश्न करने के लिए हम कौन का सहारा कर लेंगे? नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि तुमने वह कलम खरीदी जो बाजार में सबसे सस्ती है। बच्चों मैंने बताया कि एक वाक्य में एक से ज्यादा उपवाक्य हो सकते हैं। नहीं, तो चूंकि यहाँ मैंने इससे पहले बताया था कि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत की से शुरू होती है, इसलिए यहाँ पर गौर किया जाए कि तुमने वह कलम खरीदी, यह संज्ञा उपवाक्य है, यह विशेषण उपवाक्य नहीं है। और चूंकि संज्ञा है इसलिए यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ प्रश्न क्या से होगा, कौन से नहीं होगा, क्या से होगा। मैंने क्या कहा, ये प्रश्न होगा, ठीक है। तो ये प्रधान हो जाएगा, और कि तुमने वह कलम खरीदी यह संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। और क्योंकि वाक्य का यह जो हिस्सा है इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जो बाजार में सबसे सस्ती है ये विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यह उपवाक्य इस उपवाक्य की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर यह उपवाक्य प्रधान वाक्य की विशेषता नहीं बता रहा है। ऐसी भी स्थितियां होती है कि उपवाक्य प्रधान वाक्य के बजाय वाक्य में प्रयुक्त दूसरे उपवाक्यों की भी विशेषता बताया करता है, क्योंकि वाक्य का स्वरूप, वाक्य की जो रचना है वो अलग अलग होती है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे चुनिंदे उदाहरणों को आपके माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया, ताकि आप बखूबी अलग अलग तरह के उदाहरणों के माध्यम से इत्मीनान हो जाएं कि विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे होगी। तो बच्चों आपने देखा किस तरह इस वाक्य में एक से ज्यादा उपवाक्य है, एक संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा विशेषण उपवाक्य है, और यह तो प्रधान है ही। तो आप विशेषण आश्रित उपवाक्य के संदर्भ में दो मूल बातों को आप जानेंगे। प्रधान उपवाक्य पर कौन किन्हें लगाकर प्रश्न करते हैं, और हमेशा विशेषण उपवाक्य की शुरुआत जो से होती है। ये ऐसे ट्रिक्स हैं, यदि आप इसे याद रखेंगे तो विशेषण उपवाक्य को पहचानने में परेशानी नहीं होगी, आप सहज तरीके से पहचान लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा।
और आप निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक स्वतः पहुंच जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।